A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zoom Extra Classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एनसीईआरटी जो कि RS शर्मा द्वारा लिखी गई है। हम इस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन की, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया ईरानियन और सेकेंड पार्ट में हम बात करने जा रहे हैं मैसिडोनियन इन्वेजन के बारे में। अगर आपका कोई डिटेल सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर ज़रूर मेल करके बताएं। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिलते हैं। बाकी के जो लोग लेक्चर यहाँ लेते हैं वो सब भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ये हर एक जो मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो ये चार्ट दिया जाता है। क्रोनोलॉजी को आपको रिमेंबर करने के लिए हमें ये देखना होता है कि हम टाइम पीरियड के कौन से पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो इस चार्ट को आप रिवाइज कर सकते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की मैंने बात की थी कि 500 BC के आसपास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ये आपको दिखाई दे रहा है। हमने बात किया कि उस टाइम पर इंडिया में छोटे छोटे किंगडम्स थे। कोई ऐसा बहुत बड़ा पावरफुल किंगडम नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन दे पाए किसी फॉरेन फोर्सेस को, राइट। क्योंकि अब इंडिया के अंदर किंगडम डेवलप हो रहे थे तो वर्ल्ड ओवर जो है अलग अलग किंगडम्स इस टाइम पे डेवलप होते हैं। कुछ जो किंगडम्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े किंगडम होते हैं, जैसे कि हमने बात किया ईरानियन जो है उनके बारे में, और अब हम मैसिडोनिया के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के पास इन्वेजन क्यों होता है, इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें बाकी लोग क्यों इन्वेड करते हैं, तो उसके काफ़ी कारण थे, जिसमें हमने बताया कि रिच रिसोर्सेज है, पैसेज बने हुए थे हिंदू कुश सुलेमान किरतार वाली रेंज से। तो ये सारी चीज़ें, बहुत बड़ा कोई किंगडम था नहीं जिससे कि फाइट कोई दे नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट को प्रोन बनाती थी कि फॉरेनर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर इन्वेड कर पाए। ईरानियन इन्वेजन के बारे में हमने बात किया था, मैंने आपको बताया था डेरियस और जेरेक्सस के बारे में। तो डिटेल में हम पार्ट 1 में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि इन सारे ईरानियन इन्वेजन जब हुआ, 2 इन्वेजन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि ईरानियन इन्वेजन के बारे में और एक ग्रीक इन्वेजन के बारे में। तो जब ईरानियन इन्वेजन होता है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया के अंदर चेंजेस आते हैं। हमने ये बात किया था फर्स्ट पार्ट में। हमने देखा था कि किस तरीके से आर्ट और आर्किटेक्ट के अंदर चेंजेस आना शुरू होते हैं। जो हमारा अशोका का पिलर है उसको में आप देख सकते हैं कि आपको ईरानियन जो आर्किटेक्ट है वो सारा मिलेगा। यहाँ ये भी लोग ऐसे पिलर बनाते हैं और जिसको एकेमेनियन पिलर्स कहा जाता है, और ये अशोका के पिलर है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है। तो ये सारी बातें जो है हमने बात किया था। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैसिडोनियन इन्वेजन, जिसको हम ग्रीक इन्वेजन भी बोल रहे हैं, राइट। तो मैसिडोनिया जो है, अगर हम इसको बात करें, वो किंगडम ऑफ ग्रीस का पार्ट है, ठीक है। ग्रीक जो किंगडम है, जो ग्रीस में जो प्लेस है, जो कंट्री है, उसकी जो किंगडम है उसको ग्रीक किंगडम कहा गया, एंड मैसिडोनिया इज द पार्ट ऑफ दैट पार्ट, ग्रीक किंगडम। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हम एग्जैक्ट में आपको लोकेट करके बताती हूँ कि मैसिडोनिया कहाँ है, तो आप ये देख सकते हैं ये ग्रीस है पूरा, और ये वाला जो पोर्शन है इसको मैसिडोनियन रिपब्लिक कहा गया, राइट। अभी जो प्रेजेंट मैप है उसमें भी आप देख सकते हैं, ज्योग्राफी को कोरिलेट करते जाएं आप हिस्ट्री के साथ। तो 4th सेंचुरी BC में क्या हुआ, हमने फर्स्ट पार्ट में बात किया था कि ग्रीस के जो लोग हैं, ग्रीक किंगडम और ईरानियन किंगडम की आपस में राइवलरी थी। दोनों बड़े बड़े किंगडम थे बट दोनों आपस में लड़ते थे सुप्रीमेसी के लिए। अब पहले पार्ट में हमने देखा कि जो ईरानियन है वो भी इंडिया के अंदर इन्वेड कर रहे हैं, बट ग्रीस और ईरान दोनों की आपस में भी फाइट है। तो 4th सेंचुरी में जो था, ग्रीस और ईरान जो है वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करते थे। तो जब लीडरशिप में आपने देखा, अभी हमने वहाँ के डेरियस और जेरेक्सस किंग के बारे में बात किया, यहाँ हमने ग्रीक किंग के बारे में बात करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो अलेक्जेंडर जो राजा है, इतना महान राजा हुआ है, आपने उससे पहले भी इसके बारे में स्टोरीज पढ़े होंगे तरह तरह के। तो ग्रीक का जो किंग था वो था अलेक्जेंडर। तो ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग, वेरी एम्बिशियस एंड वेरी स्किलफुल। तो वो जो था खुद लड़ाई में जाता था। अब वो जो किंग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके सामने जो है ग्रीक जो एम्पायर है उसके साथ में फ्लरिश करता है। तो अलेक्जेंडर जो होता है, अल्टीमेटली अलेक्जेंडर ऑफ मैसिडोनिया जो ग्रीक है वो डिस्ट्रॉय कर देता है ईरानियन किंगडम को लेटर ऑन। बट ये एक उनका सेपरेट पार्ट है कि उनकी लड़ाई है। अब इन्होंने भी क्या किया, इंडिया में इन्वेड किया, ग्रीक ने भी। अब अलेक्जेंडर ने क्यों इन्वेड किया उसके कारणों को हम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्यों समझना ज़रूरी है, बिकॉज यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इसी के बेस पे हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से मौर्यन एम्पायर जो है फ्लरिश करता है। हम ग्रीक जो है वो क्यों इन्वेड कर रहे थे, ईरानियन क्यों इन्वेड कर रहे थे, उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर कैसे चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको ये स्टोरी समझना ज़रूरी है। बहुत आसान भाषा में हम लोग समझ रहे हैं। तो अलेक्जेंडर क्यों इन्वेड करता है इंडिया के अंदर, क्योंकि अलेक्जेंडर जो है इतना पावरफुल हो गया था। उसने क्या किया था, एशिया माइनर, इराक, ईरान, इन सबको तो इन्वेड कर चुका था। तो अब बारी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। तो एक तो कारण ये था, बाकी सारी जगहों पे इन्वेजन हो चुका है। सेकेंड, जो हिस्टोरियंस थे उसके टाइम के, जो ग्रीक हिस्टोरियंस थे, देखिए हिस्टोरियन, रिलीजियस लोग, ट्रेडर्स, ये तो मार्च करते ही रहते हैं। किसी राजा का इन्वेड करना दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट ट्रेडर्स, बिजनेस करने के लिए, रिलीजियस पीपल, ये सब लोग वैसे भी मार्च करते हैं। तो ये जो उसमें से हीरोडोटस जो था, हीरोडोटस ने इंडिया के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी।
ये सारी अलेक्जेंडर को पता चलती है कि भाई इंडिया जो है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, ब्यूटीफुल है, प्रॉस्परस है। तो ये जो दूसरा कारण था जिसकी वजह से अलेक्जेंडर को लगा कि हमें यहाँ पे इन्वेड करना चाहिए। तीसरा कारण था कि जो रिचेज हैं, जो मिथिकल एक्सप्लॉइटेशन है, रिचेज के बारे में बात हो चुकी है, मिथिकल एक्सप्लॉइट्स जो है पास्ट में जो भी जो रिलीजियस लोग आए जो इंडिया के अंदर, उन्होंने जो बातें बताई उसने भी अलेक्जेंडर को अट्रैक्ट किया। चौथा था कि अलेक्जेंडर स्ट्रॉन्ग पैशन फॉर जोग्राफिकल इंक्वायरी। अलेक्जेंडर, जैसा मैंने खुद बताया, वो खुद ही इतना ज़्यादा ब्रेव जिसको कह सकते हैं, खुद इतना ज़्यादा इंक्वायरी रखता था, तो खुद ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो उसको भी जोग्राफिकल एक्सपीडिशन करने में बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए भी उन्होंने आके इंडिया में इन्वेड किया। फिर जो एक और बहुत बड़ा कारण है, पॉलिटिकल जो कंडीशन है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की, वो सूट करती थी उसके प्लान्स को। कैसे? तक्षशिला, गंधारा, ये छोटे छोटे किंगडम थे, वो छोटे छोटे जो लोग हैं वो इसके सामने, किंगडम्स, राजा, वो इसके सामने नहीं टिक पाते थे, तो एक इजी पैसेज मिल गया। तो इजी पैसेज मिलने की वजह से जो है इन्वेजन होता है अलेक्जेंडर का। तो ये कुछ कारण है, आपको समझ लेने चाहिए। अब अलेक्जेंडर की कॉन्केस्ट की हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न नहीं करना ये चीज़ को, क्योंकि हमारा उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टोरी की तरह पढ़ लो बस, ठीक है। 327 BC के आसपास की बात है, अलेक्जेंडर जो है उन्होंने क्रॉस किया हिंदू कुश रेंज को। हिंदू कुश सुलेमान किरतार, जो कि हम देखेंगे नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो उसमें क्या था, बहुत बड़ी आर्मी आई, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, क्योंकि भाई छोटे छोटे से किंगडम्स थे, तो उनको रेजिस्टेंस बहुत कम मिला। तो पहला उनको मिला पुष्कलावती जो है कोई राजा, उससे उसको मिलता है रेजिस्टेंस, वो लड़ाई में मारा जाता है, मैसिडोनिया को ऑक्यूपाई कर लेते। फिर वो तक्षशिला में पहुंचते, अम्बी जो किंग है उससे, वो अम्बी किंग कोई लड़ाई नहीं करता, उनको फाइट नहीं देता, वो सरेंडर कर देता है, तो वहाँ पे भी एंटर कर जाते हैं। फिर होती है बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, जिसमें किसकी लड़ाई हुई? हाइडेस्पस बैटल में हुई दो बड़े बड़े राजाओं की, पोरस और अलेक्जेंडर। ऑल्दो पोरस जो है हार गया अलेक्जेंडर से, बट अलेक्जेंडर को वो राजा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि पोरस इतना महान राजा है, वो हार गया, वो खुद लड़ा, तो उसको इतना पसंद आया तो उसने पोरस को बोला कि भाई ये वाला जो मेरा प्रोविंस है ना, इसमें आप ही रूल करते रहो, मैं आपको बंदी नहीं बनाऊंगा। वरना ये पॉलिसी होती थी, या तो बंदी बना लेंगे तो मार देंगे राजा को दूसरा जिसके ऊपर आप आ गए। बट इन्होंने, पोरस ने बहुत अच्छा फाइट दिया। उससे पहले वाला राजा देखा था, उसने तो सरेंडर ही कर दिया था, अब इसने फाइट किया। तो फाइट करने के बाद जो अलेक्जेंडर है, उन्होंने उसको बोला गिफ्ट में, मतलब कि आप जो ये प्रोविंस है इस पर आप खुद ही राज करो, बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। फिर उन्होंने ब्यास की तरफ मार्च किया। आफ्टर विक्ट्री एट हाइडेस्पस, अलेक्जेंडर हैज स्वीपिंग मार्च अप टू रिवर ब्यास। रिवर ब्यास से लेके इन्होंने मगध एम्पायर उस टाइम पे फ्लरिश करना धीरे धीरे शुरू किया था, तो मगध के बारे में वो सुनना शुरू कर दिया था, तो उस तरफ मार्च करना शुरू किया। लेकिन क्या होता है कि जो आर्मी होती है अलेक्जेंडर की, उसने बोला ब्यास रिवर के आसपास आते आते, मगध एम्पायर कहाँ पे चल रहा है? वो गंगा यमुना के आगे वाली पोर्शन में चल रहा है मगध एम्पायर, हम जानते हैं वो वाला बिहार पोर्शन और वेस्ट ईस्टर्न यूपी वाला पोर्शन है। मगध एम्पायर तक अलेक्जेंडर पहुंचा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी आर्मी जो थी इतनी थक गई थी लड़ाई कर करके, तो उन्होंने मना कर दिया फर्दर लड़ाई करने से, कि भाई आप इतने बड़े राजा हो चुके हो, इतना बड़ा आपने साम्राज्य फैला दिया, उसको आप रूल कैसे करोगे? बिकॉज अलेक्जेंडर ग्रीस का राजा है, ग्रीक किंगडम है ये, तो उनकी आर्मी ने मना कर दिया। इसकी वजह से वो होम सिक हो गई आर्मी, तो इसलिए उन्होंने मगध एम्पायर की तरफ मार्च करना बंद करके उन्होंने वहां से रिटर्न लेना शुरू किया। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। अलेक्जेंडर सोचिए अगर मगध की तरफ भी और आगे मूव करता तो हिस्ट्री थोड़ी बदल चुकी होती है अभी तक, तो लेकिन क्योंकि उनके सैनिकों ने मना कर दिया, तो उसने अपने सैनिकों का रिस्पेक्ट किया और उन्होंने वापस जाना शुरू किया। अब जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा है, तो क्या हो रहा है, उसने अपने जो लोग हैं, अब अलेक्जेंडर तो राजा तो वापस जा रहा है, बट वहाँ के लोग जो है हमारे इंडिया के अंदर रह गए, जो कि लेटर ऑन भी देखेंगे। अशोका की बात करेंगे, चंद्रगुप्त की बात करेंगे, तो उन सबकी जगह पर आपको मिलेंगे ग्रीक उनके एम्बेसडर्स, राइट, हम उनकी बात करेंगे। तो मैसिडोनिया से क्या हो रहा है, आर्मी रिटर्न कर रही है पर्शिया को इन 327 BC। अलेक्जेंडर लेफ्ट सम ऑफ हिज जनरल्स टू द कॉन्कर्ड प्लेसेस, जहाँ पे उसने जो जगह को जीत लिया वहाँ पे उसके जनरल्स रहने लग गए। उसके बाद जो होती है अलेक्जेंडर की बाद में डेथ होती है रिटर्न करते वक्त, राइट। तो अलेक्जेंडर की डेथ, उसके पीछे सारी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी कि उसने कहा था कि मेरे हाथ जो है दोनों बाहर निकाल दीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, ताकि लोगों को पता चले कि मैं इतना बड़ा राजा था, बट मैं मृत्यु के दौरान या मृत्यु के पश्चात अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जा सकता। दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी पावरफुल स्टोरीज एंड दीज आर ट्रू स्टोरीज। तो आपको जानने के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। इतना आपको समझ में आया, अलेक्जेंडर आ रहा है, उसको रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, जो उसको रेजिस्टेंस दे रहे, जैसे पोरस ने दिया, तो उसने बोला कि आप अपना रूल कर लो। आर्मी ने आगे जाने से मना कर दिया, तो उन्होंने बोला कि चलो अब रिटर्न करते हैं, और जहाँ तक वो पहुँचे वहाँ पे अपने अपने जनरल्स को उन्होंने छोड़ दिया। जब अलेक्जेंडर की डेथ होती है, तो मैसिडोनियन आर्मी रिटर्न कर रही थी। द मैसिडोनियन आर्मी
रिटर्न टू पर्शिया इन 324 BC, अलेक्जेंडर लेफ्ट हिज जनरल्स, ये हमने बात कर ली। और क्या होता है, अलेक्जेंडर की डेथ होती है नियर बेबीलोनिया, ये सब हमने बात किया। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स क्या हुए अलेक्जेंडर इन्वेजन के। तो इफेक्ट्स में क्या हुआ, देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि क्लोज कांटेक्ट में आया एंशियंट यूरोप एंड एंशियंट साउथ एशिया, इनके बीच में इतना क्लोज कांटेक्ट हुआ किसके इन्वेजन की वजह से, ये दोनों, ईरान, फिर उसके बाद जो डीप इन्वेजन किया किसने, ग्रीक ने। क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ इंडिया का ग्रीस के साथ, जिसको आप देखेंगे कि हमारी ग्रीक के साथ हमारे आर्ट एंड कल्चर को कितना अफेक्ट करता है। तो ग्रीस और इंडिया का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। ग्रीस जो लोग जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं अलेक्जेंडर के जाने के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के टाइम पर, राइट। और क्या हुआ, 4 डिस्टिंक्ट रूट्स जो है लैंड एंड सी रूट के, वो खुल जाते हैं। तो और ज़्यादा रूट्स खुल जाते हैं, लैंड रूट, सी रूट। तो उसकी वजह से मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, इन लोगों को बाद में बिजनेस में बहुत फ़ायदा होता है। जो छोटे छोटे स्मॉलर किंगडम्स थे, जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा था, तक्षशिला, गंधारा, ये जो भी आ रहा था उसके रास्ते में, उसको हराता जा रहा था। क्योंकि छोटे छोटे किंगडम्स को सबको अलेक्जेंडर ने हरा दिया, तो जो मगध एम्पायर जो फ्लरिश कर रहा था, अभी तक मगध एम्पायर की तरफ अलेक्जेंडर पहुंचा नहीं था, लेकिन मगध एम्पायर वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है, तो उनको एक क्लीन फील्ड मिल गया क्योंकि अलेक्जेंडर ने उनका काम कर दिया। तो जो वेस्टर्न पोर्शन था जो इंडिया का, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, वहाँ पे मौर्यन एम्पायर जो था, जो बाद में आया था, तो मौर्यन एम्पायर जो है उसको एकदम क्लीन फील्ड मिलता है और वहाँ पे वो एस्टैब्लिश कर पाते हैं। अलेक्जेंडर जो था उसने अलेक्जेंडर्स हिस्टोरियन लेफ्ट वैल्यूएबल जोग्राफिकल अकाउंट। आप देखेंगे जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट है, तो उसमें हम देखते हैं कि हम ग्रीक जो ज्योग्राफर्स हैं उनकी बुक्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा दिए गए अकाउंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा हमको एक ज्योग्राफिकल अकाउंट भी दिया। लास्टली जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन है वो हेल्प्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो इंडियन हिस्ट्री जो उस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है ना, हमारी जो कल्चर, हमारा जो ये सब, उसके पीछे जो है ग्रीक इन्वेजन का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें ना, देखिए इन्होंने क्या किया था, मार्च करने से इन्होंने रिवर ब्यास के बियॉन्ड मना कर दिया था। तो उस टाइम मगध के जब एम्पायर के बाद जब मौर्यन एम्पायर आता है तो उसे एकदम क्लीन फील्ड मिलता है। अशोका मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य वो अपने राज्य को अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाते हैं। सो दीज वर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये वाले चैप्टर में हमने फॉरेन इन्वेजन के बारे में बात किया। आई होप इसमें हमने कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वे में बात नहीं किया, हमने स्टोरी की तरह पढ़ा। तो आई होप आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए, इन्वेजन एक्चुअली हुए क्यों, इन्वेजन के आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, हमारे आर्ट और कल्चर में किस तरीके से डिफरेंसेस और क्रिएट हुए, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सारी जगह पर हमको आगे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे ड्यू टू दीज इन्वेजन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बाकी लोगों को ज़रूर बताएं। आप मुझे कमेंट करके बताएं, आप मुझे मैसेज करके बताएं कि किन टॉपिक्स को आप पढ़ना चाहते हैं, कौन से टॉपिक आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मैं प्रायोरिटी पे आपके लिए लूँ। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।